नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे YouTube चैनल फसाने अजायब में। आइए सुनते हैं उषा प्रेमवदा द्वारा रचित उपन्यास 55 खंबे लाल दीवारों का अगला भाग, मेरी यानी डॉक्टर वंदना की आवाज में। पार्टी समाप्त हो चुकी थी। बेरे खाली बर्तन समेट रहे थे। सुषमा का सारा घर प्रकाश से जगमगा रहा था। अतिथि जा रहे थे और नवविवाहिता नीरू बधाइयों और शुभकामनाओं के भार से लदी सलज मुस्कान से सबको विदा दे रही थी। मिसेस पुरी ने बड़ी आत्मीयता से सुषमा के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम्हारी बहन और उसके पति को देखकर बड़ी खुशी हुई सुषमा। सुषमा उत्तर में मुस्कुरा दी। वह मुस्कान जो उसके होठों तक ही रह गई थी। उसकी आंखें सब और वो रीति ही लौट आईं। मिसेस पुरी, रोमा, मिस शास्त्री, नीरू और उसका पति सुभाष। पर नील कहीं न था। नीरू के विवाह के उपलक्ष्य में सुषमा ने पार्टी दी थी और अपने सभी परिचितों को बुलाया था, पर नील नहीं आया। सुषमा ने गहरे पीले रंग की साड़ी पहनी थी, उसी रंग का ब्लाउज, केवल बाहों पर बैगनी बॉर्डर। उसका चेहरा और दिनों की अपेक्षा अधिक पीला लग रहा था और आंखें अधिक काली और तरल। सुषमा के अतिथियों ने आपस में कहा कि नील से संबंध तोड़ उसने समझदारी का काम किया है। सुषमा भली होती है, उसकी जिम्मेदारियां हैं। अभी ही उसने अपने प्रोविडेंट फंड से ऋण लेकर छोटी बहन के विवाह का प्रबंध किया है। इस आयु में ऐसे बचकाने रोमांस नहीं सोते। उस सबके जाने के बाद सुषमा मीनाक्षी के कमरे में चली गई। विवाह के कुछ दिन बाद ही सुभाष नीरू को लेकर दिल्ली घूमने आया था। यह स्वाभाविक ही था कि वह सुषमा के पास ठहरते। नीरू को संकोच न लगे, इसलिए सुषमा अपने घर कम ही रहती। उसका अधिकांश समय मीनाक्षी के पास बीत जाता। उसके कमरे में तख्त पर आंखें मूंद कर वो घंटों निष्प्राण सी पड़ी रहती। उस दिन का गया नील फिर कभी नहीं लौटा। कुछ दिन अवसन्न और क्लांत पड़े रहने के बाद सुषमा ने जाकर प्रिंसिपल से कह दिया था कि यदि उन्हें नील के कॉलेज आने पर आपत्ति है तो वह अब नहीं आएगा। उन सबको नील के संबंध में गलतफहमी हुई है। प्रिंसिपल से बात कर वो अपने ऑफिस से में आ गई। इतने दिनों का इकट्ठा हो गया, सब काम देखने लगी। स्टेनो को बुलाकर उसको कई जरूरी पत्र लिखवाए। कई बिल थे, उनके लिए चेक पर दस्तखत किए और अचानक ही उसकी आंखों में आंसुओं की एक परत उतर आई। नील चला गया। इस पूरी घटना पर उसे सबसे अधिक क्रोध था, अपने सहयोगियों पर। उसने कभी किसी के व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप नहीं किया, पर किसी की बुराई नहीं की। फिर भी उन्होंने प्रिंसिपल से उसकी रिपोर्ट कर दी और उसे अनैतिक आचरण के लिए उत्तरदायी ठहराया। नील को मैंने अपने जीवन से उखाड़ फेंका। वह तो एक पागलपन था, एक मैडनेस। मीनाक्षी ने झुककर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, रानी, तुम क्या उखड़ी उखड़ी बातें कर रही हो? सुषमा अपनी खुली हथेली की रेखाओं को ताकने लगी। कुछ समय बाद यदि तुम मेरे लिए कोई धनी व्यवसायी जुटा सको तो मैं शादी भी कर लूंगी। घर के आगे आम और अशोक के पत्तों की बंधनवार, मंडप में कोरे कलश और मेरे मुख पर तुम चंदन बिंदु लगा देना मीनू, स्वाति की तरह। सुषमा, मीनाक्षी ने उसका कंधा झकझोर कर कहा। सुषमा की अवश्य उंगलियां खुली और फिर मुट्ठी खींच गई। एक बार मैंने मीरा दी से कहा था, जिंदगी हमें तरह तरह से चलती है। मैंने ठीक किया ना मीनू? देखो, नील ने कितने दिनों से कोई खबर नहीं ली। अब तो सबके दिल में ठंडक पड़ गई होगी। मिस शास्त्री को भी चैन की नींद आती होगी। सुषमा, तुम छुट्टी के दिन लेकर के कुछ कहीं चली क्यों नहीं जाती? घर चली जाओ। तुम यहाँ कब तक यूं ही जुटती रहोगी? कोई ऐसी दवा हो जिससे मैं सब कुछ भूल सकूं, तभी मुझे चैन मिल जाएगा। हर रोज जब मेरे सामने वही चेहरे पड़ते हैं तब मेरा दुख हर रोज नया हो जाता है। तुमने तो नील को मना कर दिया है। उन्हें फोन करूं? मीनाक्षी ने पूछा। नहीं मीनू, सुषमा चुप हो गई। उसके पीले चेहरे पर व्याकुलता, आंखें बड़ी काली लगने लगी थीं। इस बार हॉलीहॉक्स देखो, कितने ऊंचे हो गए हैं, बिल्कुल खिड़की तक आते हैं। मीनाक्षी ने कुछ देर बाद कहा। हाँ मीनू, सुषमा ने कहा, कुछ दिनों में बाजार में चमेली की बेड़ियां बिकने लगेंगी, पर अपनी लता तो शायद अगले साल ही फूले। जब फूलेगी तब मैं तुम्हें लिखूंगी। अगले साल कहाँ होगी तुम?
दोनों की दृष्टि मिली और बंद कर रह गई। सुषमा की आंखों में चमक थी, सायास रोके गए आंसुओं की, और मीनाक्षी की आंखों में करुणा थी। केवल वह समझती थी कि सुषमा कितना कुछ झेल रही है। दुनिया के आगे उसने बड़ा ही संयत रूप प्रस्तुत किया था, जैसे नील मात्र परिचित था और उसके चले जाने से कुछ विशेष अंतर नहीं पड़ता। और मीनाक्षी ने उन रंगीन वस्त्रों, केश विन्यास और प्रसाधनों के पीछे की यथार्थता देखी थी। एकांत में बैठी सुषमा के मुख पर अव्यक्त वेदना, रात में टूटते तारों की तरह आंसू, और पकड़े जाने पर उसकी झेपी सी हंसी भी देखी थी। पर औरों के सम्मुख सुषमा बहुत शांत रहती। उसने कभी किसी के सम्मुख सिर नहीं झुकाया। कॉलेज के लंबे से कॉरिडोर में से गुजरते हुए सुषमा को लड़कियों की फुसफुस का ज्ञान रहता। उन सब चर्चाओं का केंद्र अब भी वही है। सुषमा यह जानती थी। एक बार जब वो क्लास लेकर बाहर आई तो नोटिस बोर्ड के पास लड़कियों का एक समूह कुछ पढ़कर हंस रहा था। उसे देखकर सब चुप हो गई। उनमें से एक ने झपट्टा मारकर नोटिस बोर्ड से कागज फाड़ दिया। सुषमा को अपनी ओर देखते पाकर एक साहसी लड़की ने मुस्कुराकर कहा, गुड मॉर्निंग मिस शर्मा। गुड मॉर्निंग, सुषमा ने मुस्कुराकर उत्तर दिया। उस समय समूह में खड़ी प्रत्येक लड़की ने लक्ष्य किया कि सुषमा में कुछ परिवर्तन आ गया है। उसके होठ मुस्कुराते हैं पर आंखें नहीं। आंखों में तो ऐसा तीव्र दाह होता है कि देखने वालों को स्वयं ही आंखें झुकानी पड़ती हैं। लड़कियों को लगा कि उनसे कुछ अमार्जनीय अपराध हो गया है। उन्हें वह दिन याद आते जब सुषमा उन्हें बड़ी तन्मयता से पढ़ाती थी। वो कभी क्लास में नोट्स नहीं लाती थी। सब शब्दों में जुड़ते चले जाते और वाक्य अबाध गति से फिसलते रहते। लड़कियों की कलमें कागजों पर दौड़ती रहती और इतिहास में जीवन आ जाता। समय कैसे बीत जाता इसका आभास किसी को न रहता। अब सुषमा हाजिरी लेकर लेक्चर प्रारंभ करने से पहले कागज निकालती तो सबको लगता जैसे कुछ अनहोनी सी हो रही है। सुषमा बोलते बोलते अटक जाती और प्रश्नपूर्ण विस्मित आंखों को से देखते हुए पूछती, हाँ तो हम कहाँ थे, मैं क्या कह रही थी। लड़कियों को लगता कि कहीं कुछ खो गया है। सुषमा का लेक्चर तो ठीक रहता है पर उसमें पहले सी जान नहीं है, न ध्यान को पकड़ने और बांधने की शक्ति। सुषमा उन चेहरों पर असंतुष्टि देखती है और उसे बहुत आघात पहुंच जाती है। कागज समेटती हुई वह सोचती, नील के बगैर मैं कुछ भी नहीं हूँ, केवल एक छाया, एक खोए हुए स्वर की प्रतिध्वनि, और अब ऐसे ही रहूंगी, मन की वीरानियों में भटकती हुई। पुल टूट टूट कर गिरते रहते और धूल के बगुले सड़क पर मंडराते रहते। सूरज टीले के पीछे डूब रहा था। सुषमा निर्जन हवाई सड़क पर घूम रही थी। नीम के पेड़ अपनी नग्नता में कितने क्रूर लग रहे थे। बस स्टैंड खाली पड़ा था और उसके आसपास चाट के जूठे पत्ते बिखरे हुए थे। नल पर कुछ जाटिनी पानी भर रही थी। घेरदार ऊंचे लहंगे और गोटा लगी रंग बिरंगी ओढ़नियां। कुछ ने सुषमा को कौतूहल से देखा। सुषमा का मन हुआ आया कि वह भी ऐसा ही पीला घाघरा और काली ओढ़नी ओढ़ इनके समूह में जा मिले। सिर पर 3 घड़े संभाल कर, दोनों हाथों में बाल्टियां लेकर किसी कच्चे खपरेल वाले घर में चली जाए। चौखट पर ठिठक कर अपने साम्राज्य को देखे और रात्रि के भोजन की तैयारी करने लगे। इसी विचार के साथ उसकी दृष्टि कॉलेज में और अपने घर पर चली गई। बेगन बेलिया का चटक जामुनी रंग उसकी आंखों में खटकने लगा। उसके घर में अंधेरा पड़ा था, जैसे बरसों से खाली हो। गाते बजाते कुछ लोगों से भरी एक बस सड़क से गुजर गई। टीले के पीछे देवी का एक प्रसिद्ध मंदिर था। पिछली बार नवमी पर जब सुषमा मीरा दी के साथ देवी के दर्शन को गई थी तो एक भिखारन बुढ़िया उसके पीछे लग गई थी। तू 7 बेटों की माँ हो रानी, तेरा राज बढ़े, तेरी मांग मोती से भरी रहे, तू फूलों की सेज सोए रानी। और मुस्कुराती सुषमा ने उसके कटोरे में कुछ पैसे डाल दिए। आज उस टीले की ओर देखते हुए उसे लगा जैसे कि यह घटना पिछले जन्म में घटित हुई थी। क्या वह भिखारिन अभी भी प्रत्येक स्त्री को 7 पुत्रों की माता बनने का आशीष दिया करती होगी? सुषमा थककर लौट पड़ी। उसने देखा कि कॉलेज के गेट के बाहर नील की कार खड़ी है और वह अंदर बैठा सिगरेट पी रहा है। उसने आती हुई सुषमा को नहीं देखा। एक लंबा कस लेकर उसने सिगरेट का बचा हुआ भाग बाहर फेंक दिया। सिगरेट का वह जलता हुआ सिरा एक चक्कर खाकर पानी के एक नन्हे गड्ढे में जा गिरा। एक हल्की सी छन
लान से कुछ लड़कियों की हंसी एक लहर की तरह उमड़ी और मंद पड़ गई। कैसे आए? उस्मा ने जिज्ञासाहीन कंठ से पूछा। नील कुछ देर उसके भावहीन मुख पर कुछ खोजता रहा, फिर अपराधियों की तरह बोला, बहुत दिन हो गए थे। उसका अधूरा वाक्य कुछ देर दोनों के बीच टंगा रहा। फिर सुषमा ने एक लंबी सांस लेकर कहा, हाँ, दिन तो बहुत हो गए। तुम अच्छी तरह तो रहे? सुषमा को नील स्वप्न में देखी गई आकृति की बात अवास्तविक लग रहा था। उसने हाथ फैलाकर उसकी बाह छुई और टूट कर कहा, मुझे तो लगता था तुम अब शायद कभी ना आओ। नील की मुस्कान उसके अश्रुप्रज्वल नेत्रों के आगे खौद गई। तुम स्वयं ही तो बार बार आने को मना करती हो। कितनी बातें तुम मेरी मानते हो, ये भी मान जाओ। नील ने उतने स्नेह तरल स्वर में कहा, गलती हो गई जो मान बैठा, अब नहीं माना करूंगा, पर मुझे दोषी न ठहराना। आओ। सुषमा घूम कर आई और कार का दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गई। झुककर उधर का दरवाजा बंद करते हुए नील ने पूछा, कहाँ चले? कहीं भी। नील ने कार टीले की ओर मोड़ दी। चौड़ी नई बनी सड़क के दोनों ओर नए बनते हुए घरों की पंक्तियां थीं। कार मंदिर के पास से निकल गई। मंदिर का कलश गोधूली में चमक रहा था और संध्या बंदन के घंटे सुनाई दे रहे थे। सुषमा नील के पास सड़क आई। नील ने रेडियो खोल दिया और कार में एक फिल्मी गीत गूंजने लगा। नील ने कार पर एक पुराने मकबरे के पास रोक दी और वे दोनों उतरकर हरी घास पर बैठ गए। दोनों चुप थे। उस मौन को तोड़ने का आग्रह किसी में न था। सुषमा इन अनाहत क्षणों की संवेदना अपने हृदय में उतार लेना चाहती थी। हरी घास का शीतल धीरे धीरे कपोलों को छूती बासंती पवन, दूर तक फैला हुआ खुला आकाश, नन्हे नन्हे तारे और नील। मुझे इतना क्यों सताती हो सुषमा? भींचे हुए कंठ से नील ने कहा। सुषमा ने कोई उत्तर न दिया। वह दीप्त तारों को देखती रही। मेरी ओर देखो सुषमा, कभी कभी तुम मेरे पास होते हुए भी दूर सी लगने लगती हो। कुछ तो बोलो, कुछ कहो। सुषमा ने नील की ओर दृष्टि फेरी, भीत निरुपाय दृष्टि। क्या कहूँ? अब मुझसे कहने को तुम्हारे पास कुछ बचा भी नहीं। अभी तो कुछ कह ही कहाँ पाई थी। विवश सी हंसी हंसकर सुषमा ने कहा, ये सब बातें अब जाने दो नील। आओ हम तुम बातें करें इधर उधर की, दुनियादारी की। तुम्हें मालूम है मीनाक्षी की शादी जल्दी होने वाली है और मिस शास्त्री की डियरेस्ट खो गई है। अब भी सुबह शाम उसके प्याले में दूध भरकर रखती हैं। उन्हें विश्वास है कि वो लौट आएगी। वह मिस शास्त्री के बिना नहीं रह सकती। उसकी बातें करते हुए उनकी आंखों में आंसू झरते हैं। केवल मैं जानती हूँ कि वह अब नहीं लौटेगी। भौरी का सिपाही पति छुट्टी पर आया हुआ था और वह डियरेस्ट को मारकर कहीं फेंक आया। सुषमा, क्या मेरे लिए कोई आशा नहीं है? तुम मेरे प्रति इतनी क्रूर क्यों हो गई हो? एक हवाई जहाज बहुत नीचा उड़ता हुआ एयरपोर्ट की ओर चला गया। सुषमा उसकी जलती बुझती बत्तियां अपलक देखती रही। जब हम फूल की पंखुड़ियां नोच कर फेंक देते हैं तब फूल को कैसा लगता होगा, मैं अब समझ पाई हूँ। उन नुची हुई पंखुड़ियों के ढेर पर मैं बैठी हूँ। नील कुछ कहते कहते रुक गया। सुषमा ने उसे अपनी ओर विचित्र और व्याकुल दृष्टि से देखते हुए पाया। तो तुम्हारा निश्चय दृढ़ है? नील ने पूछा। सुषमा ने सिर भर हिला दिया। वह घास नोचने लगी। उस समय जैसे पागल तरंगों ने उसे तट पर लाकर पटक दिया और उसके खंड खंड होकर चमकती रेत में मिल गए। उससे नील की वह दृष्टि न सही गई। उसने हाथ बढ़ाकर नील का हाथ पकड़ना चाहा, पर ऐसा किया नहीं। वह नील से यह न कह पाई कि तुम मुझे भुला देना, यह समय सब भुला देता है। सांत्वना के ऐसे घिसे पिटे शब्द उसके होठों पर ना आ पाए। वह जानती थी कि कुछ रेखाएं ऐसी भी होती हैं जिन्हें समय भी नहीं मिटा पाता। भूलना क्या होता है? मन समझाने की बातें, कायरों के बहाने। जो कुछ नील ने उसे दिया है और जो कुछ नील ने उससे पाया है, उस विनिमय ने उन लोगों को साधारण व्यक्तियों से अपांक्तीय कर दिया है। दैनिक कार्यों में रत होकर नाते रिश्ते निभाते हुए भी अब वे पहले से नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उनका कुछ अंश एक दूसरे के पास रह जाएगा। किसी छोटी सी बात, किसी की हंसी, किसी के देखने के ढंग या किसी अपरिचित की कमीज के रंग से नील फिर जी उठेगा। अलग होने के बाद रहना
राख के ढके कोयले पर चलना होगा। न जाने कौन सा अंगारा दहकता रह जाए और पाँव को जला दे। कार मोड़ पर घूमी और रात में दूर कॉलेज और हॉस्टल की सारी बत्तियां झिलमिलाने लगी। हर खम्भे पर एक बत्ती थी। हॉस्टल का एक चौखटा। नील ने कहा, लो आ गया तुम्हारा बंदी गृह। सुषमा ने उसे कार के बाहर ही रोक लेने के लिए कहा। वह अंदर पहुंचाने गया। सुषमा ने बाहर से कमरे का ताला खोला और अंदर जाने से पहले मुड़कर नील को देखा। मुझे बैठने को भी नहीं कहोगी? उसका स्वर सुषमा के शरीर को उसकी उंगलियों की तरह से हिलाने लगा। नहीं नील, अब तुम जाओ, उसने कहा। उसके शरीर की पुकार जैसे कोई यथार्थ वस्तु बन गई थी और वह अपने पाँव के नीचे उसका स्पर्श अनुभव कर पा रही थी। अगर नील ने उसे छू भर लिया तो भी वह श्रापग्रस्त की तरह अभी उस माया जाल से न निकल सकेगी। सुषमा, नील की आंखें स्वयं उसकी कामनाओं का दर्पण थीं। जाओ नील, जाओ। सुषमा ने अंदर आकर द्वार बंद कर लिया। किवाड़ पूरी तरह बंद होने से पहले अंतिम दरार में से उसने नील के चेहरे के भाव देखे। वह उसके मर्म तक बर्छी की तरह घुसते चले गए। जाओ नील, जाओ जाओ, वह अंदर से कहती रही जब तक कि उसका स्वर एक फुसफुसाहट मात्र न रह गया। तुम चले गए नील, तुम क्यों चले गए? तुमने खटखटाया क्यों नहीं? तुमने जिद क्यों नहीं की? तुम पहले तो ऐसे नहीं थे। तुम तो पहले बहुत हट करते थे। तुम अभी तक तैयार नहीं हुई सुषमा? मीनाक्षी के शब्दों पर सुषमा ने चौंक कर आंखें उठाई और कहा, अभी तैयार हो ही जाती हूँ। उठकर अंदर जाते हुए सुषमा को यह छोटा सा वार्तालाप किसी और समय कहे हुए शब्दों की प्रतिध्वनि सा लग रहा था। मीनाक्षी आकर उसके पलंग पर बैठ गई और बाल सवारती सुषमा को देखने लगी। सुषमा के हाथ चल नहीं रहे थे। बाल सुलझाकर जूड़ा बनाने में उसे जाने कितनी देर लगी। फिर वो ड्रावर खोलकर कांटा खोजने लगी। फिर मीनाक्षी ने पूछा, कांटे चाहिए? लो मैं देती हूँ। और उसने अपने जूड़े से 2 कांटे निकालकर सुषमा को दे दिए। सुषमा ने कुमकुम की डिब्बी खोली और बंद कर दी। लिपस्टिक उठाई और रख दी। दर्पण में उसे अपना चेहरा बहुत ही श्रीहीन और फीका फीका लग रहा था। फिर वह उठी और अलमारी में से जो साड़ी ऊपर रखी थी उसी को पहन लिया। वे दोनों बाहर निकल आए। बसंत कब चुपके से आ गया यह सुषमा को पता ही न चला। आम के पेड़ बौर से ढक गए थे और नींबू के फूलों की सुगंध मतवाली सी सब ओर भटकने लगी थी। कहीं कहीं गुलमोहर का एक गुच्छा धरती की उत्तप्त उत्साह से सुषमा को नई उदासी ने घेर लिया। कुछ ही दिन में कॉलेज बंद हो जाएगा। 1 वर्ष का अंत, गर्मी के लंबे न कटने वाले दिन और आंखों में बीत जाने वाली रातें। और फिर जुलाई। न सिरे से हर चीज़ का प्रबंध। हॉस्टल में नई छात्राएं, स्टाफ रूम में कुछ नई अध्यापिकाएं। सभी कुछ वैसा ही होगा। फिर भी कुछ भी वैसा नहीं। इस जुलाई में मीनाक्षी न होगी। सुषमा ने मीनाक्षी को देखा और उसने एक लंबी सांस ली। जीवन में न जाने कहाँ कुछ सी बातें बिगड़ गई जो अब लाख बनाने पर भी नहीं बनेगी। इतने लोगों से घिरे रहने पर भी वो अकेली ही रहेगी। नीरू के विवाह के बाद अम्मा ने निश्चय कर लिया था कि अब सारा परिवार एक ही जगह रहेगा तो सुविधा होगा। 2 जगह रहकर दोहरा खर्च करने से क्या लाभ। इसीलिए सभी सुषमा के पास रहे। प्रतिमा, संजय, विनय सभी की पढ़ाई दिल्ली में हो सकती है। सुषमा जानती थी कि अम्मा के मन में उसकी चिंता के अतिरिक्त और क्या है। उनके अनुसार सुषमा बहुत फिजूल खर्ची करती थी। घर की देखभाल नहीं करती थी। बहुरी मनमानी करती थी। अम्मा चाहेंगी कि हॉस्टल का धोबी कम धुलाई पर उनके कपड़े धोए। हॉस्टल में कोयला लकड़ी आए तो उसी से थोड़ा घर पर आ जाए। माली घर के लिए सब्जियां बोए। हॉस्टल के नौकर घर का काम करें। सुषमा यह भी समझती थी कि उसे इन बातों पर अम्मा से सख्ती बरतनी पड़ेगी। फिर भी वह उसका परिवार था और सारी खामियों के बावजूद वह उनकी थी।